और इस वक्त हम मंच पर मंत्री जी को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। राकेश सचान एमएसएमई मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और मैं चाहूंगी मंत्री जी मंच पर आए। राकेश सचान जी प्लीज आप मंच पर आइएगा। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन स्वागत। मंत्री राकेश सचान जी एमएसएमई मंत्री जो कि मंच पर इस वक्त आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी को। प्लीज मंच पर आइएगा और बुके देकर उनका स्वागत कीजिएगा। और मंच पर मैं इस वक्त आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर मंच पर आइएगा और स्वागत सबसे पहले बुके देकर मंत्री जी का यहाँ पर बेबाकी से सवाल होंगे। और ये हम आपको बता दें तमाम सवालात जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे एमएसएमई मंत्री से और हम ये जानने की कोशिश करेंगे मंच से कि यहाँ पर क्या विकास हो पाया है, कितना यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाया है, क्योंकि एमएसएमई मंत्री हैं तो ऐसे में लघु उद्योग को लेकर भी बात हो जाए। यहाँ पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव को और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अनुज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज कानपुर देहात से कानपुर देहात की बात हम लोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका हम विज़न जानना चाहेंगे कि आगे का विज़न क्या है, क्या सोच है, कौन से ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हो गए हैं, या यहाँ की जनता को कितनी सहूलियत दी है आपने? कानपुर देहात की बात कर रहे हैं ना जी। देखिए, कानपुर देहात कानपुर नगर से लगा हुआ जनपद है और बहुत संभावनाओं वाला जनपद है। कानपुर देहात में जिस तरह से लगभग 10 ब्लॉक हैं, 4 विधानसभाएं हैं और लोकसभा भी यहाँ पर 4 हो गई, 4 विधानसभाएं, 4 लोकसभाएं। जालौन लोकसभा का भी एक विधानसभा यहाँ की है, एक इटावा लोकसभा की विधानसभा सिकंदरा है, रसूलाबाद कन्नौज विधानसभा की हो गई और आपका जहाँ हम बैठे हैं अकबरपुर, ये अकबरपुर विधानसभा का पार्ट। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कानपुर देहात में बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगी हैं जो चल भी रही हैं और बहुत इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर प्रपोजल भी है। अभी इन्वेस्टर समिट जो 2022 का हुआ यहाँ पर, उसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और कई दिनों तक वो कार्यक्रम यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा संचालित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे कानपुर देहात में वो हुआ, जिसमें एमएसएमई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संभावनाएं उसमें लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में सिग्नेचर किए, इच्छा जताई और प्रयास भी है कि 12,000 करोड़ में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ग्राउंड ब्रेकिंग में लग जाएं। उसकी हमारे विभाग के द्वारा तैयारी भी है। यहाँ पर अभी एक हम लोगों ने प्लज स्कीम शुरू की थी, जगह लोगों को इंडस्ट्री की कैसे मिले, तो एक प्लज स्कीम भी हमारे यहाँ भोगनीपुर क्षेत्र में एक अभी शुरुआत हुई है, जिसमें कि हम 50 लाख रुपए एकड़ विकास के लिए हम देते हैं और वो उनको 3 साल में लौटाने होते हैं, 1% ब्याज देते हैं। तो इस तरह की एक स्कीम भी यहाँ लॉन्च हुई है। तो कानपुर देहात में इंडस्ट्री, चूँकि नगर के जो व्यापारी हैं वो आसपास कहीं संभावनाएं तलाशते हैं, तो यहाँ रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का वो पूरी सोच रखते हैं और पूरी तरह से
सरकार उनकी मदद करती है। बिल्कुल सचान साहब, यहाँ पर कानपुर देहात की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो देखिए सिटीज़ को लेकर बहुत इजीली एक्सेसिबल चीज़ें हो जाती हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं। एमएसएमई विभाग से आप आते हैं, लघु उद्योग की जब हम बात कर रहे हैं तो लघु उद्योग जब कहीं भी किसी ज़िले में लगता है तो बहुत ज़्यादा रोजगार डेवलप हो जाता है। सर, कानपुर देहात को जिस तरीके से लेकर आप बात कर रहे हैं, एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन धरातल पर सर वो काम हो पाया है क्या? उतना रोजगार लोगों को मिल पा रहा है लघु उद्योगों के माध्यम से? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि विपक्ष जो है इसी को लेकर सवाल खड़े करता है। भले ही सरकार कहती है रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन बार बार इसी को लेकर प्रश्न चिन्ह हो जाता है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जब इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार मिलेंगे, और वो काम यहाँ हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल भी रही हैं और एक एक इंडस्ट्री ने 500-500, 700 लोगों को रोज़गार दे रखा है। अभी ये राकेश मसाले वाले हैं, कई इंडस्ट्री वाले हैं यहाँ पर हमारे जो आपके कानपुर के मुरली बाबू के कई प्लांट हैं, यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के अच्छे प्लांट चल रहे हैं, और कुछ प्लांट यहाँ पर बंद भी हुए हैं जो आगे चलाने की उनकी संभावनाएं जहाँ तक आ रही हैं, लोग आ रहे हैं तो उन पर हम लोग मदद भी कर रहे हैं। यहाँ 12,000 करोड़ का जो एमयू हुआ था उसमें 6,000 करोड़ के एमयू ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए एकदम तैयारी है, और कुछ पर काम भी शुरू हो गया है। जो इंडस्ट्री विस्तार करना चाहते हैं वो विस्तार कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री नई लगाना चाहते हैं वो नई इंडस्ट्री लगाने पर भी उनका जोर है। तो उस पर हर तरह से हमारा लघु उद्योग विभाग एमएसएमई पूरी तरह से उनके साथ है, मदद कर रहा है। सर, यहाँ पर जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर बारिश होती है तो बाढ़ से सब कुछ तबाह हो जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि आपका क्षेत्र है या नहीं है, लेकिन चूंकि आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो उसके लिए आपको लगता नहीं कि कुछ सोचना चाहिए? देखिए, जो आपने सवाल उठाया है ये सवाल 1-2 बार यहाँ पर आया है, और उसके लिए और सर्वे भी हो गया है, और एक बड़ा नाला यहाँ पर बनाने की पूरी तैयारी है। और अभी औद्योगिक जो संस्थान के जितने भी हमारे लघु उद्योग भारती के आईआईए के जो संगठन के लोग थे, वो जब बैठे थे तो इस मुद्दे को उठा रहे थे कि इसी पूरे रनिया क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति हो जाती है और वो पानी निकलने का सही रास्ता नहीं है। तो जिलाधिकारी से हमने उस पर कहा था कि कार्य योजना बने, और कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगह ज़मीन का इशू आ रहा था। जगह न होने के कारण, वहाँ मकान बने होने के कारण कुछ जगह ये ऐसी स्थिति आ रही थी, तो उसका भी हम लोगों ने अधिकारियों से कहा था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल करके, क्योंकि जल जमाव नहीं होना चाहिए, उससे तो इंडस्ट्री को लॉस होगा। कोई प्रोडक्ट अगर बन करके तैयार होगा, जल भर जाएगा तो दिक्कत होगी। उसकी भी तैयारी चल रही है, और फौरी तौर पर एक कच्चे नाले को खुदा करके पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई थी। बिल्कुल सर, एक कोशिश जो है वो लगातार आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि भारत को और आगे ले जाया जाए। एक इंडिया हमारा है जिसको बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है सरकार में, क्योंकि आप लोग हैं। एक इंडिया एक और बन चुका है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उन्होंने जो भी नाम दिया है, जो आप बोल रही हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नाम वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सर सवाल मेरा मोदी जी, चाहूंगी, सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो 9 साल पूरे होने पर मोदी जी के कार्यकाल में जो लोगों को सुविधाएं मिली हैं, और 6.5 साल का लगभग कार्यकाल योगी जी का पूरा हो रहा है, तो डबल इंजन की सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, और आम तौर पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की
सीधे जो सरकार की नीति रही है, नियत रही है, उससे जनता लगातार साथ है। 14 का चुनाव देख लीजिए, 17 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव लेकिन देख सर, लीजिए, विपक्ष 22 तो- का चुनाव देख लीजिए, सब जगह आप देखिए हैट्रिक लग रही जीतने की। आने वाले 24 के चुनाव में भी जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं केवल कि मोदी जी को हटाना है, लेकिन ये सब मिल करके लोग तो जनता हटाएगी। जनता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बिल्कुल साथ सर, है, जनता का कार्यक्रम के साथ है, नेताओं के साथ है। इसलिए आने वाले 24 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 विधानसभाएं जीत, लोकसभा जीत बिल्कुल करके सर। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का बिल्कुल काम सर, करेगी। इसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जनता जताएगी, लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहता है मशीनरी हैक कर ली जाती है। विपक्ष की तरफ से सवाल ऐसे उठते हैं। देखिए, अब विपक्ष क्या कहता है, अगर वो जीत जाते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, हार जाते हैं तो दोष देते हैं ईवीएम को, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। ये बहुत सारे मुद्दे आ चुके, बहुत लोगों ने चुनाव आयोग के सामने बातें रखी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई ईवीएम हैक करके दिखावे, आके तमाम तकनीकी से तमाम लोग मीडिया में बोले, लेकिन जब वहाँ चुनाव आयोग की बारी आई तो कोई जा करके कोई मशीन हैक नहीं कर पाया। वो व्यवस्था है, और इससे जब विपक्षी हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। बाकी जनता का मन और जनता का दिल जीत करके ही चुनाव जीते जा सकते हैं। आप अखिलेश यादव को बड़े हल्के में ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि जब आप उसमें थे तो मुलायम जी के और शिवपाल जी के बड़े खास लोगों में से थे। देखिए, हम हल्के में किसी को नहीं लेते हैं, वो स्वयं अपने कार्यों से हल्के में है। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हम रहे हैं, वो जमीनी नेता थे, संघर्षशील नेता थे, सभी को लेकर के चल करके उन्होंने एक छोटी सी पार्टी को बड़ा करके और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया, और ये बनी बनाई विरासत में आए हैं, तो इनको वो ज्ञान नहीं है। आज योगी जी का मुकाबला अखिलेश जी कर नहीं सकते। जिस छवि से सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी चला रहे हैं, अब उसका कोई मुकाबला है नहीं, और न जनता ऐसा अवसर देगी कि उनको कोई दोबारा अवसर मिले। वो भी जो अवसर उनको मिला था वो उनके पिताजी और चाचा की और हमारे जैसे लोग उनके साथ थे, तब वो अवसर मिल जब गया। लोगों से बात करते हैं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जो फतेहपुर से टिकट नहीं मिला उसकी टीज निकलती है। देखिए, फतेहपुर जब से समाजवादी पार्टी बनी होगी कभी नहीं जीती। हमको वहाँ पर भेजा गया, हमने वो सीट जीत के दी। बिल्कुल जीता आपने। इसके बाद पिछली बार गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद भी वो चुनाव नहीं जीते, तो टिकट में न देना ये उनका विषय था। वो बीएसपी के खाते में शायद चली वो गई। जहाँ पर भी गया हो, टिकट न देना उनका विषय था। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जनता के बीच में राजनीति में चुनाव लड़ना हमारा काम है, जीताना हराना जनता का काम है। हमारा जो लक्ष्य है वो लगातार जनता की सेवा करते रहना। जीत कर भी हम सेवा करते हैं, नहीं जीतते तब भी हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के सुख दुख में काम करते हैं। तो हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति में केवल जीतने के लिए नहीं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हमें भोगनीपुर से विधायक बनाया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें मंत्री बना के दायित्व दिया। हम लगातार मंत्री का दायित्व भी निभा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा कर के अपने बीच में लोगों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लोगों के लिए संघर्ष में रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं आप जीत का, लेकिन हमेशा विपक्षी पार्टी तो ये कहती है, अखिलेश यादव हो, बीएसपी की तरफ से मायावती हो, हमेशा वो ये कहते नजर आते हैं कि ये जीत का आधार काम के आधार पर नहीं है। जीत जो है काम की नहीं है, ये जीत जाति धर्म की है। बीजेपी हमेशा ये एंगल्स लेकर आ जाती है, जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको भटका देती है, जनता को बरगला देती है। देखिए, जाति धर्म सब सच है, और ये हिंदुस्तान में जब आदमी पैदा होता है तो जिस जाति में पैदा होता है, और वो जब अंतिम संस्कार होता है तभी उसकी जाति खत्म होती है। इसमें सच्चाई है। लेकिन
समाजवादी पार्टी कुछ लोगों को, कुछ वर्ग के लोगों को लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी में असली समाजवाद है। इसमें आप देखिए तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग इसमें समायोजित हैं और एक बड़ा गुलदस्ते के रूप में पार्टी है। आप पार्टी का पूरा स्वरूप देखेंगे, मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप देखिए तो सभी लोग दिख जाएंगे, और उनके मंत्रिमंडल को उठा के देखिए पुराने, तो उसमें कुछ ही लोग देखते हैं, कुछ ही वर्ग दिखते हैं। और इसीलिए ये हाल हुआ है कि वहाँ से हट करके सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आ गए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित और अगड़े पिछड़े मिला करके सभी वर्ग के वो तमाम गरीब लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव आता है तो उनकी मदद करते हैं। इसीलिए 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 को चुनाव, 22 का चुनाव और आने वाला 24 का चुनाव लगातार जीत की हैट्रिक आपको दिखेगी और मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम देश की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी कर लेते हैं। अब ठीक है, पब्लिक डोमेन में रहते हैं या फिर राजनीतिक करियर में कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आप भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। 1991 का वो कौन सा किस्सा था जिसमें आपकी गाड़ी में कुछ राइफल रखी थी शायद, और पुलिस वालों ने शायद आपके ऊपर हमला भी किया था? दर्शक जिन्होंने आपको वोट दिया जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ तक का सफ़र विद्यार्थी राजनीति से तय किया और हम लोग 1983-84 से कानपुर विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति करते थे। अब एक दौर जो आपने छेड़ दिया, जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा, हमारे नाना की राइफल थी, नाना हमारे साथ थे, गाड़ी में साथ थे, और पुलिस ने चूँकि मुकदमा लिखना था तो नाना की राइफल लाइसेंसी मेरे नाम लगा दी और उसको दफ़ा 25 दफ़ा 30 का मुकदमा कर दिया। और बीच में ऐसी स्थिति आई कि चूँकि छात्र संघ के आंदोलन पे हम लोग कई बार अधिकारियों से हमारी काफ़ी हाथ टाक हो चुकी थी, तो उनको कुछ अपने वो पुराने जो उनके अनुभव थे वो भी उनको लगाने थे, तो उन्होंने मुकदमा लगा दिया। अब वो मुकदमा कोई इस तरह का नहीं था। देखिए, दफ़ा 25 का तो जो बिना लाइसेंसी रिवाल्वर होता लगता है, लेकिन चलिए उन्होंने जो भी धारा समझी लगाई और वो मुकदमा मेरे ऊपर था। राइफल उसी समय रिलीज हो गई। आज भी वो राइफल नाना जी थे, जब नाना जी ख़त्म हो गए तो मैंने लाइसेंस बनवाया, मेरे पास है, लेकिन उसका मुकदमा। आपके किसी मित्र की शायद हत्या कर दी गई थी उस समय, आप उसी में थे शायद? हाँ, उसमें 3 हत्याएं हुई थी। ये जो जैकी है, इनके भी गोली लगी थी, ये बच गए थे। और यहाँ बर्रा चौराहे पे हमारे थे बीपी सिंह जी का कार्यक्रम था घाटमपुर में, उसकी तैयारी करके हम लोग आए थे। दूसरे दिन उनको आना था, अगस्त का ही महीना था ये। तो मेरे को पता लगा कि नृपेंद्र सचान की गोली लग गई है। नृपेंद्र सचान हम लोगों के साथ रहते थे, तो हम लोगों ने नौबस्ता से गाड़ी वहाँ के लिए मोड़ दी। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमारे साथ चूँकि नाना बैठे थे, गाड़ी से आ रहे थे, तो राइफल और बंदूक दोनों थी और सब लोग थे। हम गाड़ी से उतरे तो उसी पर जो भी अधिकारियों को रहा हो, उन्होंने गाड़ी घेर ली, हमने देखा और वहीं पर उन्होंने हमारी गाड़ी से असलहे पकड़ लिए, वहीं ले जा कर के उन्होंने मुकदमे लिख दिए। दूसरे दिन जब बीपी सिंह जी आए तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चूँकि जिस तरह से अधिकारियों ने मेरे साथ बिहेव किया था, तो मीडिया के लोग सब खड़े थे, सब कुछ कैद हो गया था। बीपी सिंह जी आए और वो हमसे मिलने गए, तो मैं जेल में था, लेकिन पुलिस ने हमको ला करके उर्सला अस्पताल शिफ्ट किया। वहाँ वो आए, उन्होंने एक उसमें जांच सेटअप की, उसमें कई अधिकारी टर्मिनेट हो रहे थे, लेकिन बीच में सुभाषिनी जी और सब हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने बैठ करके उस मामले को रफा दफा किया था। लेकिन वो विषय ऐसा था कि वो पुलिस ने केवल मेरे ऊपर हमला करने के बाद उनको मुकदमा लिखना था, इसलिए बनाया। बाकी अदालत के सामने वो विचाराधीन, अभी उसमें हमें
जज साहब ने अभी न्यायालय ने सज़ा भी 1.5 साल की दी हुई है, जो जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, और वो हम जो है बहुत मीडिया में खबरें चली कि आपने जो है फाइल लेके और कागज लेकर बाहर आए, वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो तो सब मीडिया की और वहाँ की थी। हमने तो कहा था कि इस अदालत में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर हमने कहीं फाइल ली होगी, कहीं गए होंगे तो सीसीटीवी में कैद होगा। वो बेबुनियाद खबरें थी, और अब ये समझ लीजिए कि हम मिनिस्टर थे, सरकार में थे, तो हमें बदनाम करने की एक तरह से साजिश थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। जब उसकी जांच हुई, जब ये आरोप लगा इतनी तेज़ी से, तो उसकी जांच भी हुई। जांच में कहीं कुछ नहीं पाया गया। सीसीटीवी में हम अदालत गए, अदालत से निकल के आए, खाली हाथ गए, खाली हाथ आए, कहीं कुछ ऐसा था नहीं। बिल्कुल, यानी चीज़ें जो हैं वो सामने आ ही गई। सर, अब विभाग पर वापस लौट आते हैं। थोड़ा पर्सनल लेवल पर भी हमने बात कर ली, लेकिन आपके विभाग पर अब वापस आ जाते हैं। ये हमारे पुराने साथी बिल्कुल। हैं इन्होंने। सर, क्योंकि एमएसएमई विभाग की जब हम बात कर रहे हैं, कानपुर देहात की इस धरती पर बैठे हुए हैं, और हम पहले भी जिक्र कर रहे थे एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर, क्योंकि एक विजन है, एक मकसद है प्रधानमंत्री का भी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, रोजगार नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। कानपुर देहात में सर इसकी संभावनाएं कितनी नज़र आती है, या फिर आपकी सरकार के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं वो कितनी की जा रही हैं कि हर एक घर से नौकरी करने वाला ना निकले, नौकरी देने वाला निकले? देखिए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, एक सपना भी है, और उन्होंने इस बात को कई मंचों से कहा है कि जो हमारे रोज़गार मांगने के लिए पढ़ लिख करके नौजवान जाते हैं, वो रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बने। उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाएं भी बनाई हैं। आज हम रोजगार परक योजनाएं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें हम 50 लाख रुपए का ऋण देते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें भी हम ऋण देते हैं। अभी 2022 में एमएसएमई नीति जो हम लोगों ने बनाई है, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी नीति बनी है कि जिसमें एमएसएमई सेक्टर को, जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, उनको 1 करोड़ का कोई अगर लोन लेता है तो 25% तो हम उसको सब्सिडी देंगे, लैंड, बिल्डिंग और कुछ कैपिटल की उसकी जो मशीनरी होगी, और 50% ब्याज 5 साल तक सरकार देगी। सपोज अगर 1 करोड़ कोई लोन लेता है और वो 10% ब्याज बैंक से लेता है, तो 5 साल तक 5% ब्याज वो देगा, 5% ब्याज हमारा विभाग देगा। ये एमएसएमई में पहली बार योगी सरकार में हमारे नौजवानों को अवसर मिला है। 25% सब्सिडी, 50% ब्याज में छूट, और जो टेक्सटाइल क्षेत्र में हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सूरत, गुजरात और महाराष्ट्र जाते थे, उनको यहीं पर अगर अपना वो रोजगार करते हैं तो उनके लिए 75% तक सब्सिडी हमने रखी है। पहली बार ऐसी नीति बनी है कि अगर कोई टेक्सटाइल इंजीनियर है और वो अपना कोई छोटा मोटा कारखाना लगाता है, तो अगर प्राधिकरण से ज़मीन मांगेगा तो प्राधिकरण में उसको प्राथमिकता से ज़मीन दी जाएगी, और जो भी लोन होगा उसको 75% सब्सिडी सरकार देगी। तो ये जो माननीय मोदी जी की सोच थी कि जो नौजवान पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी मांगते हैं, कहते हैं कि हम रोजगार कैसे करें, मेरे पास पैसा नहीं है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इससे बहुत सारे रोजगार आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, नौजवान लोगों ने आवेदन किया है, और हमें बताते हुए खुशी होगी कि ओडीओपी जो आज उत्तर प्रदेश का ब्रांड बना हुआ है, आज हम लोगों ने 75 जनपदों में 65 ऐसे ओडीओपी ब्रांड है जिनको जीआई टैग करके हम लोगों ने उनको ब्रांड कर दिया है, और ओडीओपी की पहचान पूरे देश और दुनिया में है। जो हमारे छोटे छोटे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो छोटा उत्पाद करते थे, उनकी पहचान नहीं थी, वो पहचान देने का काम सरकार ने किया। और उसमें ओडीओपी में हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उन कारीगरों को किट भी देते हैं, उनको
अगर वो काम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको हम लोग लोन भी देते हैं और सब्सिडी भी देते हैं। 25% से 30% तक सब्सिडी उनको हम देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट और बढ़े, उनका रोजगार और बढ़े। और पहली बार उत्तर प्रदेश में अभी ऑनलाइन 2000 करोड़ का ओडीओपी प्रोडक्ट के लोगों ने अभी कारोबार किया है। तो लगातार रोजगार देने वाला नौजवान बने, उसके लिए सरकार ने रोजगार परक तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ हमारे नौजवान ले सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे आज नेट में जा कर के लोग देखेंगे तो एमएसएमई नीति जो 2022 है और 18 नीतियां हैं, टेक्सटाइल नीति है, पर्यटन नीति है, इन नीतियों में वो जा कर के अपने रोजगार की संभावना तलाश सकते हैं और बड़े आसानी से वो जाएंगे तो जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे, जिला उद्योग अधिकारी के यहाँ जाएंगे, वो सारी योजनाओं का विस्तार से उनको बता भी देंगे और उन योजना के तहत उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा करके और उनको लोन दिलाने तक की संभावनाओं में हमारी सरकार मदद कर रही है। ये काम लगातार योगी जी ने हर विभाग को नोडल अधिकारी हर विभाग के बना दिए हैं। जिले में जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है और ये प्रयास चल रहा है कि कहीं पर कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार के लिए अपना कोई कारोबार लगाने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको घूमना न पड़े, उसको भटकना न पड़े। जैसे पहले सपोज कोई इंडस्ट्री के लिए ज़मीन लेता था, ज़मीन लेने के बाद वो तमाम एनओसी लेने घूमता था कि पर्यावरण की एनओसी ले ले, फायर की एनओसी ले ले। अब हमने 2022 में एक ऐसी नीति, एक ऐसा कानून बना दिया है कि आपने अगर ज़मीन ली, ज़मीन लेने के बाद आप सीधे ऑनलाइन पोर्टल में चले जाएंगे, उद्यम पोर्टल में, और आप अपना पूरा विवरण उसमें फीड कर देंगे तो आप को एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो प्रमाण पत्र आपके पास आ जाएगा और उस प्रमाण पत्र को आप रख करके अपनी इंडस्ट्री बनाना शुरू कर सकते हैं और 1000 दिन तक किसी विभाग का कोई भी अधिकारी आपके यहाँ इंक्वायरी नहीं करेगा। और 1000 दिन का मतलब है 3 साल। 3 साल में आप सारी एनओसी ले सकते हैं और कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है और उसकी लगातार सीएम कार्यालय से मॉनिटरिंग होती है, हमारे विभाग से होती है, औद्योगिक विभाग से होती है और कहीं किसी को कोई कंप्लेन है तो ऑनलाइन दे सकता है। तो अब पहले उद्यमी अधिकारियों के यहाँ भागता था, अब हमारे अधिकारी उद्यमियों के यहाँ भाग रहे हैं, कहीं किसी को परेशान ना हो। और इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो अभी हमारा ये जनवरी फरवरी में इन्वेस्टर मीट हुआ था, इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। हम लोगों को कल्पना नहीं थी, लेकिन आज 35 लाख करोड़ के एमयू उत्तर प्रदेश में हुए और 75 जिले में 75 जिलों में हुए। पहले ज़्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ग्रेटर नोएडा उधर करते थे। आज बुंदेलखंड में भी है, बांदा में भी है, चित्रकूट में भी है, बनारस में भी है, गोरखपुर में भी है, गाजीपुर में भी है, बस्ती में भी है, श्रावस्ती, हर जिले में लोगों ने इन्वेस्टमेंट के एमयू दस्तखत किए हैं और हर जनपद में हमारे जो ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम है वो पूरे तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि जितने भी लोगों ने एमयू किया है और जितने लोगों ने इच्छा जताई है उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, उनको हम पूरी की पूरी सुविधाएं दें हर तरीके से। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप आज हाईवे चले जाइए, यमुना एक्सप्रेस वे, पहले आप ये चले जाइए बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे, आपका पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट इतने बन रहे हैं, आपका कानपुर का एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो गया, जेवर बन रहा है, अयोध्या बन रहा है, तो 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी और कानपुर देहात जहाँ हम बैठे हैं, ये तो एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन करके आ रहा है, इसका भीमसेन इसका सेंटर हो रहा है। भीमसेन में जाने कितनी विदेशी कंपनियां आके ज़मीन देख रही हैं और भीमसेन कॉरिडोर का बड़ा सेंटर होगा जिसमें आसपास अभी तक लोगों को समुद्र तट तक सामान ले जाने में 4-4, 5-5 दिन लगता था और कच्चा माल खराब हो जाता था। अब तो 12 घंटे 14 घंटे में इधर का माल उधर पहुंचेगा,
क्योंकि ये जो नई कॉरिडोर की लाइन बन गई है, तो चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, ये सारी की सारी योगी जी की सरकार में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। और सबसे बड़ा जो रोजगार के लिए, उद्योग के लिए कानून व्यवस्था वो भी जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था है। आज जो भी अपराधी है या तो वो जेल में है और या तो है नहीं, धरती में ऊपर है। कहीं कोई चौथ मांगने वाला नहीं है कि कोई फ़ोन करके किसी इंडस्ट्री वाले को फ़ोन करे कि आप इतने रुपए दे जाइए। वो सुरक्षित है, घर से कितने बजे निकलता है, कितने बजे पहुंचता है, घर वाली को इसकी चिंता नहीं होती कि वो आ ही जाएंगे घर में, क्योंकि बाबा बुलडोजर वाले की सरकार है, योगी जी की सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका समय निकाला आपने, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं चाहूँगी आप मंच पर रुकिए। सचान सर, मैं प्लीज़ चाहूँगी आप मंच पर अभी मौजूद रहिए। और इस वक्त सबसे पहले मैं मंच पर आशुतोष त्रिपाठी जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी आरती डिस्टिलरी से। प्लीज़ आप मंच पर आइएगा। और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी भी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। सर प्लीज़ आप भी मंच पर आइएगा। और मैं चाहूँगी एक मोमेंटो जो है वो आशुतोष त्रिपाठी जी को इस वक्त राकेश सचान साहब दें, MSME मंत्री आरती डिस्टिलरी से आशुतोष त्रिपाठी साहब, उनका सम्मान प्लीज़ यहाँ पर राकेश सचान जी की तरफ से। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी। और इसके साथ अब मैं ये भी चाहूँगी एक और मोमेंटो प्लीज़ यहाँ पर मंच पर लाइएगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी भी राकेश सचान जी को इस वक्त मोमेंटो दें। बहुत कीमती समय आपने निकाला, क्योंकि हमें पता है जनप्रतिनिधियों का वक्त कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। और एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है बहुत मायने रखता है। और जिस तरीके से, जिस बेबागी से उन्होंने तमाम